जय गुरुदेव। मेरी आवाज सबके पास पहुंच रही है? ऋषि प्रभाकर विद्या केंद्र बेंगलुरु की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम आज हमारे जीनियस स्मरण शक्ति योगा इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस प्रोग्राम के पहले जानने के पहले हमने अभी जो एक वीडियो देखा, जस्ट वीडियो इसलिए था कि आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा जो पुराना अभ्यास प्रक्रिया था, पुरानी अभ्यास करने की पद्धति थी, ये कहीं ना कहीं बीच में मिस हो गया। और अभी न्यूरोसाइंस इसके ऊपर काम करते हुए अभी कुछ तत्वों पे पहुंचा है। ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में हम हर चीज ब्रेन में मेमोराइज करते हैं, मतलब हर चीज की मेमोरी हमारे ब्रेन में बनती है। मतलब आज से 25 साल पहले कौन से दिन आपने क्या खाया, उस वक्त क्या आपको महसूस हुआ, आपके आजू बाजू में कौन थे, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में स्टोर्ड होती है। आज ये न्यूरोसाइंस भी मानता है कि हम हर चीज को अंदर नोट करते जाते हैं। सवाल मेमोराइज करने का है ही नहीं, सवाल बाहर निकालने का है। समझ रहे हैं? तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो को देखते हुए, मतलब भारत की जो पुरानी सिस्टम थी, एजुकेशन सिस्टम, किस तरह से पढ़ते थे बच्चे, इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे जाएंगे। आप कहेंगे ये वीडियो क्या है? ये वीडियो है हमारी भारत की प्राचीन विद्या, जिससे हमारे बच्चे हर चीज को याद कर सकते थे, हर चीज को इस ढंग से पढ़ते थे। अब हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। क्या जब पुराने जमाने में, प्राचीन भारत में, जब कोई विद्यार्थी किसी गुरुकुल में प्रवेश लेता था, तो गुरुकुल में उसे क्या क्या पढ़ना होता था, को क्या सिलेबस होता था, किस सिलेबस के आधार पे वो पढ़ता था, इस बात को थोड़ा सा जानते हुए आगे जाएंगे। गुरुकुल का सिलेबस मैं आपके सामने रखता हूं। गुरुजी, हाँ, सबको रिक्वेस्ट करनी थी, अगर कोई दो एक ही घर में दो डिवाइस कनेक्ट करके है ना, तो उनको रिक्वेस्ट थी कि एक ही डिवाइस ज्वाइन करे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं। हाँ, ठीक है। जो लोगों को पॉसिबल है वो हर फैमिली में एक ही बैठा, 4-5 लोग एक ही आईडी पे बैठे, ताकि सब लोगों को हम आगे लेके जा पाए। अभी हम आपके सामने ये स्क्रीन है, हम देख रहे हैं हमारे भारत के स्क्रिप्चर्स, वेद पुराण। जो बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे तब उनका सिलेबस क्या होता था? वेद होते थे,
स्मृति, दर्शन, शास्त्र, पुराण, भागवत, इतिहास, गीता। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों की जो सेक्शंस होते थे उसमें संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद, ये इनका एक हिस्सा बनता था। धीरे धीरे हम ये सब जानेंगे। आप देखिए ये सिलेबस क्या होता था, जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में 1028 भजन, 10,600 श्लोक। सामवेद में 1539 श्लोकाज, और उसके दो उपविभाग थे, छांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो पार्ट थे, कृष्ण और शुक्ल। यजुर्वेद में 1875 मंत्रास थे। यजुर्वेद के उपनिषद में जो भाग थे वो 6 भाग थे। बृहदारण्य के उपनिषद, ईशा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कथा उपनिषद, श्वेताश्वर और मैत्री उपनिषद। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद में 5977 मंत्रास, 5977 मंत्रास थे। उसके भी 3 हिस्से थे, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। उसके बाद रामायण, रामायण के 24,000 श्लोक, भगवत गीता के 700 श्लोक। उसके बाद युद्ध शास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, योग शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये होता था हमारे गुरुकुल का सिलेबस। हमारे बच्चे, अब गुरुकुल के सिलेबस में एक बात ये थी कि वहां कोई ऑप्शंस नहीं थे। ऑप्शंस नहीं थे इसका मतलब आपको ये ब्रांच में पढ़ना है तो आप इस शास्त्र में पढ़े, आप इस शास्त्र में पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बार छात्र जब गुरुकुल में आ जाता था तो उसे हर चीज ये सिलेबस की पढ़नी होती थी। आपको पता है ये सारे श्लोक, सारे जो चांटिंग करते थे उस वक्त प्राचीन विद्या में इसको स्मृति कहते थे। स्मृति, इसका मतलब ये था कि जो सिर्फ सुना सुनाया ही आगे भेजा जाता है, मतलब जिसे ना कहीं राइटिंग में मिला है ना ही कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारे स्मृति जो थी, एक गुरु दूसरे को बताता था अपने शिष्य को, शिष्य उसको चैंटिंग करते हुए रट्टा अंदर लेता था, फिर दूसरे को ऐसा पास ऑन करते थे। यहाँ कोई लिखता नहीं था, बिना लिखे ही ये सारी स्मृतियां आगे भेजी जाती थी। अब इन सबको अगर ध्यान में रखें तो इतना ये जो सिलेबस हमने देखा है, मुझे आप एक बात बताएं, क्या हमारे बच्चों का 1 साल का सिलेबस और ये सिलेबस, हमारे बच्चों का सिलेबस इनके कंपैरिजन में कितना है, कितना परसेंट? मैं आपको एक पोल भेज रहा हूं, उसमें बताइए मुझे कितना परसेंट है। आपके सामने आया होगा, आप अपना ऑप्शन वहां पे डालना। आपको क्या लगता है कितना परसेंट सिलेबस अभी होगा हमारे बच्चों का? आपके पास 3 चॉइसेस है, 30, 10, 30 एंड 40। कितना परसेंट? गुरुकुल के सिलेबस के कंपैरिजन में अभी के बच्चों का सिलेबस कितना? एक मिनट और पोल चल रहा है, सब लोग पार्टिसिपेट हो जाइए। हाफ मिनट।
मैं आपके सामने रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। 66% लोग कहते हैं 10% है, 22% लोग कहते हैं 30% और 13% लोग कहते हैं 40% सिलेबस है। एक्चुअली राइट 10% भी नहीं है, लेकिन 10% लिखा है। 10% हमारे बच्चों का सिलेबस, इस सिलेबस के मुकाबले में हमारे बच्चों का सिलेबस जो है 10% है, ज्यादा से ज्यादा 10%, राइट। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास नोटबुक, पेन, डिजिटल है और हार्डकोर में भी उपलब्ध है। फिर भी हम सालों साल ये पढ़ते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता है। क्या फर्क इन सारी चीजों में है? कौन सी सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे प्राचीन इसमें, जो आज इस्तेमाल नहीं होती है? एक वीडियो और देखेंगे, जानेंगे थोड़ा इस सिस्टम को, फिर आगे जाएंगे। The Hindu Vedas comprise a vast corpus of Sanskrit poetry, philosophical dialogue, myth and ritual incantations that were developed and composed in India by the Aryans over 3,500 years ago. Regarded by Hindus as the primary source of knowledge and the sacred foundation of their religion, the Vedas embody one of the world's oldest surviving cultural traditions. Veda is derived from the Sanskrit word vid, meaning knowledge. The Vedic heritage embraces a multitude of texts and interpretations that are collected in 4 Vedas, commonly referred to as books of knowledge, even though they have been transmitted orally. Veda is an anthology of sacred hymns. The Samaveda features musical arrangements of hymns from the Rig Veda and other sources. The Yajurveda abounds in prayers and sacrificial formulae used by priests. And the Atharva Veda includes incantations and spells. Vedas also provide an extraordinary historical panorama of Hinduism and offer insight into the early development of several fundamental artistic, scientific and philosophical notions, such as the concept of zero. Expressed in the elegant Vedic language, which derived from classical Sanskrit, the verses of the Vedas were traditionally chanted during sacred rituals and ceremonies and recited daily in Vedic communities. Although these texts were recorded in writing 15 centuries ago for reference purposes, their principal means of transmission has remained oral, even until today. The outstanding value of the Vedic tradition lies not only in the rich content of its oral literature, but also in the unique and ingenious techniques employed by the Brahmin priests in preserving the texts intact over thousands of years. To ensure that the sound of each word remains unaltered, practitioners are taught complex recitation techniques from childhood. These age-old techniques are based on specific speech combinations and tonal accents, which are unique ways of pronouncing each letter. In order to memorize the vast corpus of Vedic chants, the ancient prophets put together techniques for recitation by using extremely precise combinations of sounds. There are 8 models of pronunciation for Vedic chants. Here is one of them, Jatapata. 2 words repeated the right way round and then backwards. Tani dharmani dharmani tani tani dharmani dharmani prathamani prathamani dharmani dharmani prathamani prathamanyasan nasan prathamani prathamanyasan asan nityasan. With Jatapata, every syllable is repeated 6 times.
हते देहान् हनागन्नागं हनागं नागं महिमानो महिमानो नागन्नागं महिमानाः महिमानस्सचन्द सचन्द महिमानो महिमानस्सचन्दान् सचन्द यत्र यत्र सचन्द सचन्द यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र पूर्वे पूर्वे साध्या साध्या पूर्वे पूर्वे साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति देवा देवाः सन्ति सन्ति देवाः देवा इति देवाः। मैं ये आपको वीडियो क्यों दिखा रहा हूं? ये थी हमारे प्राचीन भारत की याद करने की, मेमोराइज करने की एक पद्धति, जिसमें स्मृति कहते थे जिसे, जो सिर्फ सुनाई जाती थी, कहीं लिखी नहीं जाती थी। ये पद्धति क्या है? ये आज के न्यूरोसाइंस में इसे क्या कहते हैं? न्यूरोसाइंस अगर नहीं होता तो शायद हम इस पद्धति को फिर से डिस्कवर नहीं कर पाते। ये एक पद्धति जिससे लाखों श्लोक बच्चे इस तरह से बोल सकते थे कि मानो जैसे खेल रहे हैं। कहां से और कैसे, ये टेक्निक को हम आज समझने वाले हैं। क्यों और कैसे ये लुप्त हो गई, इसे वहीं से हम शुरू करेंगे। ओके, सो मैं आपको धीरे धीरे एक एक बात समझाऊंगा कि ये टेक्निक क्या है, जहां से ब्रेन की इतनी बड़ी क्षमता को हम यूटिलाइज करते थे। क्या है ये योगिक अभ्यास पद्धति? आज के न्यूरोलॉजिकल साइंस के टर्म से इसे कैसे देखा जा सकता है, वो हम जानेंगे। जानने के पहले एक एक बातों को ठीक से समझ लेते हैं। हमारे ब्रेन में, माइंड में दो हिस्से होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। एक जागरूक मन होता है, ये अर्ध जागरूक मन होता है। ये दोनों के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं और समझते हुए हम आगे जाएंगे। कॉन्शियस माइंड एक चौकीदार की तरह होता है, एक वॉचमैन की तरह होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है एक बॉस की तरह होता है। इस एग्जांपल से थोड़ा सा समझिए। एक कमरे में बॉस बैठा हुआ है और दरवाजे पे चौकीदार बैठा है। सारी ताकत जो है बॉस के पास है और जो चौकीदार है उसके पास सिर्फ अंदर जो इंफॉर्मेशन लानी है उतनी ही ताकत है। सारी ताकत बॉस के पास है। लेकिन इन दोनों को अभी इस तरह से समझते हैं। कॉन्शियस माइंड एक चौकीदार की तरह हमारे ब्रेन में रहता है, वो उसी तरह से काम करते रहता है। चौकीदार क्या करता है, तो सारी इंफॉर्मेशन बाहर से लेता है और उस इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से क्या करता है, सुनता है, उसको एनालाइज करता है, उसको सेपरेट करता है और उसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो बॉस को भेजता है। बॉस की खासियत ये है कि बॉस को अपना दिमाग नहीं है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड है जो अपना दिमाग कभी ही इस्तेमाल नहीं करता, मतलब उसको दिमाग ही नहीं होता है, वो अपना कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं करता है। उसे अगर कॉन्शियस माइंड यानी चौकीदार कह दे कि ये जो मैंने बोला है ये ठीक है और इसको आप आपकी ताकत लगा के इसको कंप्लीट करो, तो बॉस उसको कंप्लीट करता है। अगर चौकीदार ने बोल दिया आप मूर्ख हो, तो बॉस सारी ताकत मूर्ख बनाने पे लगा देता है। तो वॉचमैन जो बोलेगा वही बॉस करता है, खुद नहीं सोचता। ये हमारे ब्रेन की क्या है, सिस्टम है। इसी तरह से हमारा ब्रेन काम करता है।
आगे की बात देखते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये हमेशा हमेशा डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब इन द सेंस वो बार बार इंद्रियों के साथ इधर उधर की बातें, इंफॉर्मेशन लेता रहता है। वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को देते रहता है। अब इंफॉर्मेशन लेते वक्त कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेगा, जितना वो ज्यादा थॉट प्रोसेस में होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते रहता है। उस इंफॉर्मेशन को अपने अनुभव के आधार पे, इंद्रियों के सेंसेस के आधार से कलेक्शन करता है, अपने आधार पे उसको रिवाइज करता है और ये इंफॉर्मेशन वो सबकॉन्शियस माइंड में भेजते रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके ऊपर वो काम करता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, वो सिर्फ एक ही काम करता है कि वो इंफॉर्मेशन लेते रहता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा जागरूक मन अभी की तुलना में और पहले गुरुकुल की तुलना में, अभी की तुलना में अगर हमारा जागरूक मन देखे तो बहुत ज्यादा उत्तेजित है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते जाता है। ओके, इंफॉर्मेशन लेता है, सबकॉन्शियस माइंड को भेजता है, इंफॉर्मेशन को तोड़ मोड़ के भेजता है। इंफॉर्मेशन लेता ही तोड़ मोड़ के है, क्योंकि आजकल हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अस्वस्थ है, डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन आधी लेता है और आधी सबकॉन्शियस माइंड को देता है। अब गुरुकुल मेथोडोलॉजी सिस्टम क्या है? ये जो आपने अभी वीडियोस देखे, इसमें ये जो बच्चे चांट कर रहे हैं, ये इतने सारे लाखों श्लोक ये लोग याद कर रहे हैं। ये सिस्टम क्या है? ये अभी के न्यूरोसाइंस के हिसाब से अगर देखें तो इस सिस्टम में क्या किया है, आपके सामने अभी ये फर्क नजर आ रहा है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के इसमें मैंने क्या किया है, ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है। क्या हुआ है, क्या हुआ? ये नॉर्मल प्रोसेस है, जानकारी लेने की हमारी ब्रेन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है गुरुकुल के इस प्रोसेस में? आप चार्ट में टाइप करके मुझे बोल सकते हैं। आपके सामने ये पिक्चर है, ये एक पिक्चर है जो नॉर्मल प्रोसेस है ब्रेन की, जहां इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, जागरूक मन उसे एनालाइज करता है और सबकॉन्शियस माइंड यानी अर्ध जागरूक मन के पास भेज देता है। और ये हमारे सिस्टम है, गुरुकुल की सिस्टम। इसमें क्या किया है? बाईपास, राइट, थैंक यू वेरी मच। गुरुकुल के सिस्टम में कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को भेजना, ये हमारी भारत की प्राचीन विद्या थी, जिसके आधार पे वो जो बच्चे गुरुकुल के थे वो लाखों श्लोक, लाखों वेद, सारे वेद ये इसी तरह से श्रुति स्मृति से आगे चलते गए, चलते राइट। और थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे ब्रेन की जो तरंगे हैं वो 5 प्रकार की तरंगे होती है। एक गामा तरंगे कहते हैं। गामा तरंगे यानी बहुत ही ज्यादा उत्तेजित मन, लर्निंग प्रॉब्लम, जिसे कुछ भी बताओ तो वो समझ में नहीं आता है या फिर वो इमीडिएट भूल जाता है, तो अस्वस्थता, फोकस नहीं है ऐसी स्थिति में। देन दूसरा हमारा ब्रेन का वेव्स है, तरंग है, वो बीटा वेव्स है। बीटा वेव्स यानी जागरूक मन,
लेकिन बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस, एक्सेसिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा थॉट्स है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बार बार चिंता करते रहते हैं और विचार करते रहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस यानी बीटा, ऐसा वेव हमारे ब्रेन का यानी बीटा वेव। देन अल्फा वेव। अल्फा वेव यानी फिजिकली और मेंटली रिलैक्स स्थिति, जहां पे पूरी तरह से जागरूक भी नहीं है और पूरी तरह से सोए भी नहीं है, ऐसी स्थिति यानी अल्फा वेव्स, अल्फा तरंगे। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 से लेके 13 हर्ट्ज तक ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है। फिर उसके बाद थीटा वेव्स में ब्रेन की स्थिति होती है। थीटा वेव्स की ब्रेन की स्थिति यानी ये अंदर से डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है, समाधि की स्थिति हम कहेंगे, ध्यान की स्थिति हम कहेंगे, जहां हमारी ब्रेन की तरंगे हैं वो 4 से 8 हर्ट्ज तक होती हैं। फिर डेल्टा स्थिति होती है। डेल्टा स्थिति ये बहुत 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 डीप अवस्था है, सोई हुई अवस्था है, जहां पे हम बॉडी के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं रहता है। जैसे हम सो जाते हैं उस वक्त हम बॉडी के साथ किसी भी जागरूक स्थिति में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 4 अवस्थाएं हैं। तो जागरूक मन को बाईपास करने वाली कौन सी तरंगे है, कौन सी अवस्था है? तो अल्फा और थीटा वेव्स तरंगों के बीच में जो ब्रेन की अवस्था होती है वो जागरूक मन को बाईपास करने वाली स्थिति होती है। ये हमारे ऋषि मुनियों को शायद पता था। ये ब्रेन का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि ब्रेन की सबसे ज्यादा क्षमता हम इस स्थिति में बाहर निकाल सकते हैं, जहां हम पूरे सोए भी नहीं है और ना तो पूरे जागे हैं। ये मेडिटेटिव स्टेट है जहां पे हमें डायरेक्ट एक्सेस मिलता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। तो इस स्थिति में जब वो गुरुकुल में पढ़ाते थे तो शायद इस स्थिति का इस्तेमाल करते होंगे जिससे डायरेक्टली सब कुछ अंदर डाला जा सके। ओके, अब उनका सिलेबस हमारे सिलेबस से बहुत ज्यादा है। हमारा सिलेबस उनके 10% है। ओके, अब थोड़ा सा आगे जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, एम आई राइट ना? स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में एवरेज कितना घंटा बिताते हैं? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? एवरेज कितना घंटा स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं? 4 घंटा, 6 घंटा, 6 to 7, गुड। 6 घंटा, 5 घंटा। ओके, एवरेज कहेंगे तो हम 5-6 घंटा रोज स्कूल में पढ़ते हैं। राइट, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और इस बातों को पढ़ते हैं। ट्यूशन में भी हम जाके पढ़ते हैं, स्कूल से आते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं। तो एवरेज कितना घंटा ट्यूशन में पढ़ते हैं? कितना घंटा ट्यूशन में? 1 से 2 घंटा, 2 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2, एवरेज 1.5 घंटा पकड़ लीजिए। तो 1.5 घंटा ट्यूशन में बिताते हैं, 5 से 6 घंटा हम हमारे बच्चे स्कूल में बिताते हैं। घर पे भी पढ़ाई करते हैं, घर पे आने के बाद भी हम तो खाली नहीं बैठने देते हैं, बोलते किताब तो ले थोड़ा सा हाथ में। कितना घर में पढ़ते हैं? घर में भी 2 घंटा। वेरी गुड। घर में 2 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, गुड। 3 घंटा पढ़ते हैं किसी बच्चे। ओके, तो एवरेज पढ़ाई दिन भर में कितनी हुई? 5, 1.5 और 2। 5, 1.5 और 2 कितना हुआ? 5 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटा, 5 और 2 7, 8, 8.5 घंटा
दिन भर हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक दिन में 8.5 घंटा पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद भी कितनी किताबें होती हैं पूरे साल की? 6 किताबें होगी ज्यादा से ज्यादा, 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 किताबें रोज 8.5 घंटा पूरा साल पढ़ते हैं, फिर भी पूरा याद नहीं होता। Am I right or not? Yes or no? फिर भी पढ़ाई के आखिरी क्षण तक, एग्जाम के आखिरी क्षण तक लगे ही रहते हैं। राइट ना? अब मुझे एक बात बताएं, ये जो हमने वेद के श्लोक देखे, लाखों के आसपास श्लोक हैं, उनके कंपैरिजन में हमारा सिलेबस 10% भी नहीं है, फिर भी हमें पूरा साल पढ़ाई करनी पड़ती है। गड़बड़ कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है? क्या ये 6 किताब पूरी तरह से अंदर जाने के लिए 1 साल रोज 8.5 घंटा जरूरत है? अगर ब्रेन की सही क्षमता अगर देखी जाए, आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं। एक 6 साल का बच्चा है, वो सारे के सारे वेद उसको याद है, कंठस्थ है। 6 साल की उम्र में ये क्षमता हो सकती है। इंधानास्त्वा शतगो हेमाद्युमन्तगो समिधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतगो सहस्वन्ता सहस्कृतम् अग्ने सपत्नादं भानामदब्धा सो अदाभ्यम् चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय अंधस्थान्धो वो भक्षि यमस्तमहो वो भक्षियोर्जस्थोर्जम्भो भक्षि यरायस्पो खस्तरायस्पो खम्भो भक्षीय सद्गो हिता सिद्विश्वरूप्योर्जामाविषगौ हत्येन उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोखा वस्तधिया वयं नमो भरन्त एमसि। ये 6 साल का बच्चा है, वेद के लाखों श्लोक इसको पूरे याद है, मेमोराइज कर पाता है इस आज के जमाने में भी। राइट? तकलीफ कहाँ है, इसे थोड़ा सा समझना जरूरी है। कहाँ गड़बड़ हो रही है हमारी, कहाँ से हम इस पूरी सिस्टम को खो चुके हैं। एक मिनट। एक मिनट। तो 6 किताबें पढ़ने के लिए हम पूरा साल लगा देते हैं और उसके बावजूद भी पूरी तरह से याद नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चों को सबसे ज्यादा अब स्ट्रेस किस बात का है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चेहरे देखेंगे तो मायूस होते रहते। क्यों? दिन रात पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप बहुत तान तनाव में जी रहे हैं। नो टाइम, समय है नहीं। किसी भी बच्चे के पास अगर आप पूछो तो समय नहीं है। बाय द वे, माँ बाप के पास भी समय नहीं है। वो बोलते हैं ना, मेरे बच्चे की पढ़ाई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे बच्चे का
8th स्टैंडर्ड है, मेरे बच्चे का 9th स्टैंडर्ड है, वो 10th में है, मैं नहीं आ पाऊंगा, बच्चे को छोड़ना है। बच्चे का 10th होता है, टेंशन माँ बाप को होता है। नो टाइम, किसके लिए टाइम नहीं मिलता है बच्चों को पूरे साल में? हॉबीज नो टाइम, स्पोर्ट्स नो टाइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नो टाइम, इनोवेशन नो टाइम, हेल्थ नो टाइम, क्रिएशन नो टाइम। क्या कर रहे हैं? तो 6 किताबें पूरे साल भर पढ़ रहे हैं, सिर्फ 6 किताबों को पूरे साल में लेके बैठे हैं और बाकी चीजों के लिए कुछ भी समय नहीं है। एवरेज स्कूल की फीस पे हम 80,000 खर्च करते हैं, इससे ज्यादा ही करते हैं, मैंने एवरेज लिया है। पूना के जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में तो इससे भी ज्यादा है। 80,000 हम स्कूल में पढ़ते हैं, 40,000 लगभग ट्यूशन की फीस है बच्चों की पूना में। एवरेज हर माँ बाप मेट्रो सिटी में अपने बच्चे के ऊपर 1 लाख खर्च करता है 6 किताबों के लिए। आप समझिए गणित क्या है। जो ब्रेन की क्षमता अलौकिक है, पता नहीं हमने कहीं तो भी बीच में उस गैप को छोड़ दिया, खो दिया, और हम उस 6 किताबों को पूरे साल भर पढ़ने के लिए इतना खर्च करते हैं। एवरेज 1 लाख रुपया पर ईयर। आपको क्या लगता है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या लगता है? ब्रेन की क्षमताओं को अगर देखें, लोग तो कहते हैं ब्रेन की क्षमता कितनी है, तो इस पूरे दुनिया का ज्ञान भी अगर आपका बच्चा मेमोराइज कर दे तो भी 1/3 ब्रेन खाली रहेगा। इतनी ब्रेन की क्षमता है, तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है? क्या लगता है आपको? इतना सब कुछ करने की आवश्यकता है साल साल भर? डू यू थिंक इट इज वर्थ? क्या कहते हैं आप? मुझे बताएं चैट बॉक्स। एक जगह एक व्यक्ति एक सिस्टम से लाखों श्लोक याद कर सकता है, उसके बावजूद भी ब्रेन पूरा 1/3 खाली रहता है। फिर कहां गड़बड़ है? टीचिंग का वातावरण ठीक नहीं है। इट इज नॉट वर्थ। मेथड एंड यूजेस ऑफ ब्रेन शुड बी प्रॉपर, गुड, नॉट रीडिंग नाइसली। ओके, जो भी मेथड हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हो, इतना तो आपको समझ में आता होगा, ये सब देख के, ये सब सुन के, ये न्यूरोसाइंस की वजह से हम ये सब जान पा रहे हैं। अदरवाइज हमारी ये भारत की प्राचीन जो कला है, ये शायद हमने बीच में कहीं ना कहीं लुप्त हो गई होती। जब मैंने साइकोलॉजी का पढ़ाई करना शुरू किया था, तब मैं शॉक हो गया था कि इतनी ब्रेन की क्षमता है और एक मोबाइल नंबर याद करने के लिए मुझे इतना एफर्ट्स लेना पड़ता है। क्या तकलीफ है? कहां हम सब खो गए हैं? इसी तकलीफ, इसी टेक्निक को, इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने एक टेक्निक खोजी। इसके ऊपर बहुत सालों से काम करते करते इस टेक्निक को खोज निकाला है, जिसमें हमारे बच्चे 1 महीने के अंदर ये सारा सिस्टम, सारा ज्ञान, सारा उनका एकेडमिक जितना भी पोर्शन है 6 सब्जेक्ट्स का, अपने अंदर डाल सकते। सवाल कैसे? तो अब हम आगे देखते हैं। एक्चुअली आप जो रीजन बता रहे हैं ये बात सही है, क्योंकि हमारे बच्चों का ब्रेन फिलहाल गामा स्टेट में ज्यादा घूमता रहता है। और गामा, यहाँ टीचर का कोई लेना देना नहीं है।
गामा स्टेट में रहने की वजह से बहुत ही अस्वस्थ अस्थिर रूप में रहता है। और इस अस्थिर रूप में हम क्या करते हैं, बहुत सारा पढ़ाई करते रहते हैं और इसीलिए शायद हम सबकॉन्शियस माइंड तक कभी पहुंच नहीं पाते, और वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर रह जाते। सुनते हैं अभी हमने इस सिस्टम को कैसे रिवाइज किया है, किस तरह से इस सिस्टम को हम आगे लेके जा रहे हैं। 4 स्टेप्स हैं जीनियस स्मरण शक्ति योग इस प्रोग्राम के, ये स्टडी कैंप की 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डेटा को रिसीव करना, जो भी किताबों में है उसे लेना, रिसीव करना। दूसरी स्टेप है उसको एनालाइज करना, मतलब उस डेटा को समझना कि वो क्या है। ये अपने आप होता है लॉजिकल, ये दूसरी स्टेप में। पहली स्टेप रिसीव किया, एनालाइज किया, और उसके बाद अब आता है उसे स्टोर करना। लेकिन कहां स्टोर करना? बाईपास करके। किसे बाईपास करना है? कॉन्शियस माइंड को, जागरूक मन को बाईपास करके अर्ध जागरूक मन में इसको डालना। जैसे हमने शुरू में देखा कि न्यूरो साइंस के साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अपने जीवन में हर चीज को अंदर नोट करते हैं, और यहां तक अध्यात्म कहता है कि हम इसी जीवन के नहीं तो हम जन्मों जन्मों की सारी यादें हमारे ब्रेन में स्टोर करके ही घूमते हैं। तो सवाल स्टोरिंग का नहीं था, वो तो है ही है। आपने आज से 20 साल पहले XYZ डे पे क्या खाया था, ये अभी भी आपके मन में, आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। लेकिन तकलीफ ये है कि हम उसको निकाल नहीं पाते। हम कुछ ही बातों को निकाल पाते हैं, कुछ ही बातों को समझ पाते हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं वो नहीं निकाल पाते। ओके, तो तीसरा स्टेप है स्टोरिंग। उसके बाद चौथा स्टेप और इंपॉर्टेंट स्टेप रिकॉलिंग, उसे समय पे बाहर निकालना। आवश्यकता हो तब उसे बाहर निकालने का तरीका। ये 4 स्टेप के आधार पे जीनियस स्मरण शक्ति योग का ये कैंप होने वाला है। रिसीव करें। रिसीव करने में बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड रीडिंग टेक्निक से लेके स्ट्रक्चरल टेक्निक है, इन सब चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर एनालाइजिंग किया जाता है, जो भी हमने किताबों से अंदर लिया है, जो भी रिसीव किया है, उसको एनालाइज करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर उसे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। अब वो अंदर परमानेंटली गया, वो जीवन के हर कहीं भी आप जहां चाहे वहां से उसे निकाल सकते हैं अगर रिकॉलिंग टेक्निक सीख ले। परमानेंटली अंदर जाता है और वो परमानेंट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि फॉरएवर, रिमेंबर फॉरएवर एफर्टलेसली, सहजता से जीवन भर के लिए, नहीं तो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जीवन भर के लिए आप इसे अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में डाल पाएंगे। स्टोर करने के बाद रिकॉलिंग सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं। स्ट्रक्चर मेथड आती है, माइंड मैप मेथड आती है, पॉइंट मेथड आती है। ये सारी मेथड्स के आधार पे उसको बाहर निकालने का तरीका, ये सब इस कैंप में होगा। इसके अलावा इस कैंप में क्या क्या होगा? सो प्राणायाम होगा बच्चों की हेल्थ के लिए, योगासन होंगे, योगासन के बाद मेडिटेशन होगा, ट्रेकिंग होगा, इंडोर आउटडोर गेम्स होंगे, और बच्चों का मास्टर्स SSY लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में बच्चों को मिलेगी। सो ये ऐसे नहीं है कि जैसे कि बैठ गए और सिर्फ पढ़ाई करते रहें, ऐसा नहीं है।
ये टेक्निक इतनी सहज है और इतनी सहजता से हम बच्चों को दे पाते हैं कि खेल खेल में सब कुछ अंदर चला जाता है। खेल खेल में यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पूरा पर्सनैलिटी को एनहांसमेंट करने का इसमें एक प्रोग्राम है, जहां पे जिन बातों के ऊपर हम पढ़ाई की वजह से साल भर अपने जीवन में बच्चों के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन सारी बातों को इस प्रोग्राम में हमने कवर किया। ओके, सो कौन ये प्रोग्राम कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब आपके सवाल होंगे, कौन ये प्रोग्राम कर सकता है? अभी एक एक सवालों के जवाब मैं यहीं पे दे रहा हूं, आपकी तरफ से मैंने ही क्वेश्चन बनाए हैं और मैं ही उसका उत्तर आपको दूंगा। जहां से अब लास्ट में आपके कुछ बचेंगे सवाल, तो फिर उसे अलग से लेंगे। ओके, अब पहले सुन लीजिए, चैट बॉक्स में बाद में डालिए कि मेरा बच्चा 4 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है। पहले सब कुछ सुन लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कौन ज्वाइन कर सकता है ये प्रोग्राम? जो बच्चे 7th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, 8th में जा रहे हैं, 9th में जा रहे हैं, 10th में जा रहे हैं, वो सारे बच्चे इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। 7th में जाने वाले, 8th में जाने वाले, 9th में जाने वाले और 10th में जाने वाले सारे बच्चे इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। कौन से बोर्ड के बच्चे इस प्रोग्राम में बैठ सकते हैं? एसएससी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इस प्रोग्राम में बैठ सकते हैं। सिर्फ एसएससी और सीबीएसई। आईबी या आईसीएसई आपका होगा तो आप मुझे पर्सनली संपर्क करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कर पाएंगे आपके बच्चे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद कैंप कितने दिन का होगा? कैंप 30 दिन का होगा, 1 मई से लेके 30 मई तक। ये जो डेट्स हैं, ये शायद अगर आपके अभी तक वैकेशंस की डेट्स आई नहीं है ना, छुट्टियों की तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है, अगर वो 2-4 दिन इधर उधर हो जाती है तो कैंप में ड्यूरेशन नहीं, लेकिन कैंप की शुरुआत शायद 5-6 मई से होगी फिर, और 3-4 जून तक चलेगा। वो डेट्स आपको डिक्लेयर हो जाएगी जब बोर्ड्स की सारी डेट्स डिक्लेयर हो जाएगी। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स कवर्ड? इस प्रोग्राम में कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और जियोग्राफी। ये 5 सब्जेक्ट इस प्रोग्राम में पूरी तरह से कवर किए जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट आपके बच्चे फिर साल भर नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और उसके मार्क्स आपको जितने चाहिए उतने मिलेंगे, कि ये परमानेंटली अंदर जाएगा और उसी तरह से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। ओके, हु आर द फैकल्टी? यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, कोई एकेडमिक टीचर है, कोई पर्सनालिटी एनहांसर्स है। ओके, सो इन सब टीम जो अपने अपने क्षेत्र में लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन सब टीम के साथ ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। व्हाट अबाउट फूड? वहां पे जो फूड मिलेगा बच्चों को वो सात्विक फूड होगा, पूरी तरह से वेज और सात्विक फूड मिलेगा। कैन आई स्टे विथ माई चाइल्ड? मेरे बच्चे के साथ मैं रह सकता हूं या रह सकती हूँ क्या? तो नहीं रह सकते हैं, आपके बच्चे के साथ आप नहीं रह सकते हैं, रिकमेंड भी नहीं है। ओके, कैन आई सी माई चाइल्ड ड्यूरिंग द कैंप? ड्यूरिंग द कैंप में 1 महीना में मैं अपने बच्चे को मिल सकता हूँ क्या? सो नॉट रिकमेंड, नहीं मिलना, जहां तक है नहीं मिले वही अच्छा है। आपको हर दिन उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। डू वैक्सीनेशन इज नीडेड? बच्चों को वो टीका होता है ना, ये अभी कोरोना का, वो जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ओके, कैन यू रिफंड वंस रजिस्टर्ड? नो रिफंड्स। आप एक बार रजिस्टर कर लिए तो कर लिए। ओके, कैंप कहां पे होगा?
लोनावाला में होगा, 70 किलोमीटर यहाँ से पूना से है, 82 किलोमीटर बॉम्बे से है। पहले दिन कैंप पे आपके बच्चों को पेरेंट्स को ही ड्रॉप करना है, वहां पे पेरेंट्स की एक मीटिंग और होगी, वहां पे और बाकी सारी चीजें बताई जाएगी और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड फीस? इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है? तो सबसे पहले आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी है आपके बच्चों को। यहाँ पे जो कैंप के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा वो एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। सभी बच्चों को हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो टेक्निक सिखाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपके बच्चों में है नहीं है या आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो चेक करना जरूरी होता है। सो वो चेक करने के बाद ये जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका आपको 200 रुपया फीस होगा। वो 200 रुपया फीस आप भरेंगे, फिर आपको दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा जहां पे आपके बच्चे को उसका शेड्यूल दिया जाएगा कि कब उसकी एंट्रेंस टेस्ट होगी। एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद अगर वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेता है, पास कर लेता है, तो फिर उसको मेन ग्रुप में लिया जाएगा। अगर एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी मुझे रिक्वेस्ट मत करना कि आपके बच्चों को कृपया ले। ओके, कुछ पेरेंट्स होते हैं एंट्रेंस टेस्ट पास ना करते भी बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन वो टेक्निक जो है वो बच्चों को उस तरह से फिर काम नहीं करती है। कुछ पैरामीटर्स बहुत जरूरी है जो चेक करने होते हैं। ओके, सो ये टेक्निक पूरी तरह से अगर फायदा लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट के बगैर आप अपने बच्चों को आगे नहीं भेज पाएंगे, हम भी आपके बच्चों को आगे नहीं लेंगे। ओके, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो 200 रुपए आप भरेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, वेदर आपका बच्चा क्वालिफाई होता है तो भी और आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं होता है तो भी। एंट्रेंस टेस्ट कैसी होगी, कब होगी, उसका शेड्यूल क्या होगा, ऑनलाइन कैसे रहेगी, ये सारी बातें जब आप एंट्रेंस के लिए रजिस्टर्ड करेंगे और एंट्रेंस टेस्ट के ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, वहां पे सारी जानकारी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आपको एक आपका बच्चा अगर एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसको एक परमानेंट रोल नंबर मिलेगा। ये परमानेंट रोल नंबर किस लिए लगेगा, आगे किन किन बातों के लिए लगेगा, ये आपको वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। देन उसके बाद एक बार एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया है, उसको रोल नंबर दे दिया है, उसके बाद आपको कैंप का एंटायर अमाउंट जो है वो पे करना है। कैंप का एंटायर अमाउंट है 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए 22,000 है और 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए 25,000 रुपीज है। ये पूरे कैंप का खर्चा है। इसके साथ कैंप में जो आपको साहित्य लगेंगे वो आपको लाने हैं। बच्चों को जो एकेडमिक बुक्स है उनकी अभी जो जिस स्टैंडर्ड में वो जाने वाले हैं उस स्टैंडर्ड की जो बुक्स है वो बच्चों को साथ में लेके आनी है। ओके, यहां तक ये प्रोग्राम के बारे में। अब इसके अलावा ये सब सारी आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया, आपका बच्चा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया। आगे आने के बाद फिर उस बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ हमारा फाइनल मीटिंग होगा और फाइनल मीटिंग के बाद फिर हम कैंप के लिए रेडी होंगे। लास्ट मीटिंग लास्ट डे भी होगा मतलब अगर 1 मई को शुरू होता है तो 30 मई को खत्म होगा। तो 30 मई को जब आप लेने के लिए बच्चों को आएंगे तब वहां पे हमारा एक फाइनल मीटिंग होगा और पहला मीटिंग कैंप को जाने के पहले होगा और दूसरा मीटिंग जो होगा 1 तारीख को जहां पे कैंप एक्चुअली लोनावाला में है, वहां पे जहां पे आप बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे वहां पे आपके साथ एक मीटिंग होगा। वहां कुछ बातें आपको बताई जाएगी किस तरह से आगे लेके चलना है। ओके, सो इस तरह से इस कैंप को हम आगे लेके चलने वाले हैं। ओके, अब आपके कुछ सवाल है तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं।
या फिर आपको कुछ बोलना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करें या फिर चैट बॉक्स में हाथ ऊपर करें, आपका सवाल बताएं। बोलिए ईशा जी। कितने बच्चे होंगे इसमें? कैंप में 71 बच्चे होंगे। 71। 71। ओके। ओके। हर साल ये कैंप रहेगा जी, रहेगा। एज ग्रुप क्या है मैंने शुरू में बताया, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें चलना है। एज ग्रुप आपका बच्चा अगर 7th में गया है, 8th में गया है, 9th में गया है, 10th में गया है, तो वही ये कर सकता है। 11th स्टैंडर्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, कैंप का डेली टाइम टेबल क्या होगा? कैंप का डेली जनरल रूटीन आपको बताता हूँ। सुबह बच्चे उठेंगे, उठने के बाद प्राणायाम है, मेडिटेशन है, योगासन है और कुछ बातें जीवन के बारे में है, वो होगा। फिर ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद फिर बच्चे अपनी किताबें लेके पढ़ना शुरू करेंगे, उनके साथ टीचर रहेंगे। फिर दोपहर तक लगभग 12 बजे तक ये सब चलेगा। 12 बजे के बाद बच्चे मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद लंच के लिए जाएंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद आने के बाद आराम करेंगे। उसके बाद शाम को खेलेंगे। खेलने के बाद शाम को फिर जब आएंगे उस वक्त मेडिटेशन प्राणायाम करेंगे, कुछ बातें सीखेंगे। उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे और रात को 10 बजे तक सो जाएंगे। इस तरह से ये रोज टेक्निक चलेगा और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। जय गुरुदेव सर। ये समर में ही हो रहा है। कैन यू डू दिस इन समर? समर में ही हो रहा है ना आर्यन जगताप भाई? आईसीएससी बोर्ड के लिए आप मुझे फोन करना, मैं आपको बताऊंगा। सर मुझे कुछ क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, आपका सवाल क्या है? हाँ, जैसे अभी मेरी बेटी 10th के लिए जा रही है, तो बट टिल 9th शी हैज एवरेज ग्रेड, तो उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा? 10th के लिए जा रही है ना? हाँ हाँ हाँ, विल हाँ अपीयर। ठीक है, यस यस। और आपने जो एंट्रेंस रखी है, मतलब आई थिंक सो इट्स जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन कि आपने जो एंट्रेंस रखी है उसमें आपने ऐसा बोला कि अगर वो पास करता है बच्चा तो ही वो जाएगा। तो जैसे हम ऐसा कुछ ये देखते हैं, तो इसका पर्पस तो हमारा यही है कि हमारे बेटे बच्चे की मेमोरी अच्छे से डेवलप हो या फिर उसको अपग्रेड हो और वो फिर कर पाएगा। तो उल्टा जो नहीं पास हुए सपोज, तो उनका तो लॉस है या फिर उनको ज्यादा जरूरत है, तो हाउ वुड इट गो? जी हाँ, आपका क्वेश्चन बराबर है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ब्रेन के होते हैं जो बच्चों में आपने इंटैक्ट रखे हैं कि नहीं। बच्चों में तो आए हैं, भगवान ने दिए हैं, लेकिन हमारी पेरेंटिंग की मेथोडोलॉजी, हमारे स्कूल का पढ़ाने का तरीका, हमारे ट्यूशन का पढ़ाने का तरीका, शायद इन सब में वो पैरामीटर्स अगर खो गए होंगे तो ये टेक्निक उनको काम नहीं करेगी। ओके। तो वो टेक्निक वहां पे अभी वो पैरामीटर साबुत है कि नहीं है, ये पहले चेक करना जरूरी होगा ना। या ट्रू। अगर वो पैरामीटर वहां पे नहीं है तो मैं जो टेक्निक बताऊंगा बच्चे क्या कर पाएंगे? वो बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट ना? तो अच्छा इफेक्ट चाहिए है, अच्छा इससे 100% रिजल्ट चाहिए है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? SC/ST स्टूडेंट आर नॉट कंसीडर। आप मुझे फोन करना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालना, मेरा नंबर यहाँ पे डालता हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्यों वो SC/ST स्टूडेंट के लिए नहीं है। रूपाली जी आप बोलिए। गुरुदेव, गुरुजी ये 4 साल के बच्चों के लिए ऐसा कैंप नहीं होता है?
कितने साल के? 4 साल। जी नहीं, अभी तो सिर्फ हमें 7 स्टैंडर्ड से ही हमने इस कैंप को ये किया है। अच्छा, ओके कैंप का ओके। लोकेशन लोनावाला में है। अच्छा, तो छोटे बच्चों के लिए अगर होता है तो फिर मतलब जरूर बताऊंगा आपको, हमारे ग्रुप में रहिए, अगर कुछ छोटे बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम निकलता है तो जरूर बताऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक। जय गुरुदेव। आई एम फ्रॉम तेलंगाना, एनी लैंग्वेज इशू? जी कोई लैंग्वेज इशू नहीं आएगा, ये मेथोडोलॉजी में कोई लैंग्वेज इशू नहीं आता है। इफ आपका बच्चा इंग्लिश समझ सकता है देन नो प्रॉब्लम। अनुराग जी, आपका बच्चा इंग्लिश समझ पाता है? कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? देन नो प्रॉब्लम, वो ज्वाइन कर सकता है। अगर इस साल नॉट एलिजिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर सकते हैं क्या? जी जरूर ट्राई कर सकते हैं। कैंप लोकेशन लोनावाला में है। निधि, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। Namaste, sir. हम्म Sir, is this program related to RCRT or any different course? इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम आरसीआरटी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम आरसीआरटी। Okay, thank you. थैंक यू। हाँ सर, मैं मुंडे बात कर रहा हूँ। बच्चा है तो नहीं हो पाएगा। देन हाँ सर, मैं मुंडे बात कर रहा हूँ औरंगाबाद से। जय गुरुदेव। एक्चुअली जय गुरुदेव। हमारे बच्चे ने 2017 में आरसीआरटी किया था कतर खड़क पे। तो वहाँ पे उसे रमेश जी और प्रसन्ना जी ऐसे कुछ आचार्य थे। तो क्या उसी हिसाब से इधर भी अपने आचार्य रहेंगे? क्या वही आ सकते हैं शायद? नहीं, वो आचार्य नहीं रहेंगे, और वो टेक्निक से बहुत अलग टेक्निक है, ये बहुत ओके डिफरेंट है। इट्स अ हाईली एडवांस वर्जन है, ओके क्योंकि सर। हर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिव्यू होता रहता है और एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती है, और हम हर चीज में आगे कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ना। तो ओके हर सर। चीज में हम क्या करते रहते हैं, हमेशा इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये कमी थी तो उसको डाल दिया, वो कमी थी उसको डाल दिया, ऐसे ओके करते ओके करते हम एडवांस की तरफ पहुंचते हैं। राइट, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। कीर्ति जी बोलिए, Hello. बोलिए। Good evening, sir. Am I audible? या यू कैन। Yeah, I have 2 questions. One is, where will be the location of the camp? Okay, camp location is in Maharashtra, near Pune, from 70 kilometers from Pune. It's a Lonavala. Lonavala. Okay. Lonavala in Maharashtra. Okay. What will the probable dates? Because मेरा बच्चा used to go, he used to go to school. Okay. So will it be during summer vacation, or where he wants to, if he want to join the session camp, he want to sacrifice the school days? Okay, when is his some summer vacation is starting? I think it is from May end. May Then 1st he to can May join. end is the summer vacation dates for him. Okay, camp will start from 1st May, Okay. probably. Okay. According to Maharashtra education vacation declaration, वो उनका आई डोंट नो, अभी तो 5th या 1st से कुछ उनका प्लानिंग है। दे आर प्लानिंग फ्रॉम 5th और 1st of May, so that will be decided in that fashion. Okay. Is it only in Lonavala Pune location, or any other locations in India like Bangalore, Hyderabad. Hyderabad? Right now in Pune, Lonavala only. Lonavala. Okay. Yeah, thank you. थैंक यू। नीता जी, आप पूछ रही है खोपोली आश्रम मध्ये आहे का? जी नहीं, खोपोली आश्रम में नहीं है, ये लोनावाला में। गणेश भागवत जी बोलिए।
हेलो बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी सर, बोलिए। एक इंग्लिश में होएगा या हिंदी में? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों लैंग्वेज, इन तीनों में से आपका बच्चा जो लैंग्वेज समझ सकता है उसमें होगा। ये 3 लैंग्वेज समझ सकता है तो वो इसमें आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलेगा। ओके, थैंक यू। रुकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? हाँ, किसी ने पूछा ये आश्रम है या रिसोर्ट है? आश्रम कम रिसोर्ट है। मीर जी, आश्रम कम रिसोर्ट है। तो बोथ फैसिलिटीज आर अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। हम 3 बार ओमकार करेंगे, रुकेंगे। आपको कल लिंक मिलेगा, फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको आना है। एंट्रेंस क्लियर होने के बाद आपको आगे का रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, चलिए। ओके, बाय बाय। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। आगे की जानकारी आपको ग्रुप पे मिलेगी।